हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और अगर इस टॉपिक को पढ़ना है तो इससे पहले जो मैंने लास्ट के वीडियोस बनाए थे उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि उसके फॉर्मूले और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट उसके यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन एक्सेल पॉइंट। हमने वैद्युत द्विध्रुव बताया था लास्ट टर्न पे। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या था कि जब क्या था, विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित थे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ए पे माइनस क्यू है और बी पे क्या है, प्लस क्यू। और इन दोनों के बीच की दूरी की कितनी है, 2a। यहाँ मिड पॉइंट क्या है, इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है, मिडिल पॉइंट O है। तो ये डिस्टेंस a है और a है, तो टोटल डाइपोल की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, 2a। ठीक है, तो अब इस डाइपोल, इस वैद्युत द्विध्रुव से मिड पॉइंट से O से हमने r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिया। ठीक है, और हमें इस P पॉइंट पे इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है आज की प्रूफिंग का, कि ये जो मेरा डाइपोल है, इस डाइपोल के कारण इसके एक्सेल पॉइंट पे, माने इसी के अक्ष पे बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और ये जो डाइपोल है, ये इसकी डिस्टेंस कितनी है, 2a है। और इस डाइपोल के मिड पॉइंट से इस पॉइंट P की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, बाहर की तरफ जाएगा। पता है ना आप लोगों को कि प्लस क्यू से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, वैद्युत क्षेत्र कैसा निकलता है, बाहर की तरफ। तो इस प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ। ये देखिए EB हमने ये दिखाया है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से माइनस चार्ज क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बिंदु P पे क्या होगा, EA, अंदर की तरफ होगा। ठीक है, ये बात बाकी समझ में बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिए। प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो बाहर की दिशा में होगा और माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, अंदर की तरफ। ठीक है, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र है ये एक सदिश राशि है, इसीलिए हमें क्या करना होगा, इसकी डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इस प्लस क्यू चार्ज के कारण, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पे वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, तो हमने माना कि इस पॉइंट प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो E1 होगा। और E का फॉर्मूला आपको पता होगा, लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था, लास्ट वीडियो में, कि E की वैल्यू होती है 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1/4πε0 तो वहीं रहेगा। क्यू आर की जगह क्या होगा, इस प्लस क्यू चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी। आप देखिए फिगर में, इस क्यू चार्ज की इस पॉइंट P से डिस्टेंस कितनी है, r - a कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस क्यू से P की डिस्टेंस। ठीक है, तो r - a क्या हो गई, इस क्यू चार्ज की P की से डिस्टेंस। तो हमने यहाँ पे रख दिया, देखिए ये रख दिया। तो E की वैल्यू क्या हो गई, 1/4πε0 Q/r - a का होल स्क्वायर। ये किसके लिए हो गया, प्लस क्यू चार्ज के कारण। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, माइनस क्यू चार्ज के कारण हम P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ पे r कितना होगा, डिस्टेंस कितनी होगी, माइनस क्यू से इस P तक की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, देखो ध्यान से फिगर में, ये कितना है, माइनस क्यू चार्ज के कारण इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ये r है और ये क्या है, a। तो r + a कर दोगे तो माइनस क्यू की P से डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगी हमें। तो अगेन हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूले में इसको रख देंगे। तो हमारा सेकंड फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E2 की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 Q/r + a का होल स्क्वायर। ठीक है, r + a क्यों लिखा हमने, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज से P तक की डिस्टेंस। ठीक है, और आप लोग को पता है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, एक सदिश राशि।
अब देखिए बिंदु P पे हमें E1 और E2 की वैल्यूज़ पता लग गई, ठीक है। अब क्योंकि दोनों एक इस दिशा में है एक इस दिशा में है, दोनों क्या है विपरीत दिशा में है, ठीक है। तो आपको वेक्टर में पता है कि जब कोई दो बल विपरीत दिशा में होते तो हम क्या कर देते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों वेक्टर्स को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे E1 माइनस E2, क्या करेंगे E1 माइनस E2। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैंने E1 से E2 को क्यों सब्ट्रैक्ट किया, E2 से E1 को क्यों नहीं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे E1 और E2 के फॉर्मूलों को तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q दोनों में क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन ये जो r माइनस ए का होल स्क्वायर इधर है और r प्लस ए का होल स्क्वायर इधर है, ठीक है। तो r माइनस ए का होल स्क्वायर से जब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको r प्लस ए के होल स्क्वायर से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वांटिटी माइनस यहाँ पे नीचे लगा तो इसलिए ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और r प्लस ए होने के कारण ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। क्योंकि छोटी संख्या से किसी को भाग देंगे तो वो जो आउटपुट आएगा, रिजल्ट आएगा वो बड़ा होगा, और बड़ी संख्या से अगर किसी संख्या को भाग देंगे तो उसका आउटपुट क्या आएगा, छोटा। तो इसलिए E1 क्या हो जाएगा, बड़ा, और E2 क्या हो जाएगा, छोटा। तो अब हम क्या करेंगे, E1 और E2 को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सिंपली जब हम E1 और E2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो इसमें क्या होगा, हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हमने एलसीएम ले लिया बेटा, एलसीएम लेने के बाद r प्लस ए का होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इस स्टेप के बाद चाहो तो आप लोग कॉपी में करके देख लेना नेक्स्ट स्टेप, मैंने डायरेक्ट किया यहाँ पे देखो। इसको सॉल्व करोगे तो r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर फिर स्क्वायर, ये स्टेप आएगा आपका, ठीक है। ये स्टेप आप लोग कॉपी में सॉल्व कर लेना, इतना स्टेप आएगा, ठीक है। तो इस स्टेप को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या आया, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4AR अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर, ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या था हमारा, P बराबर 2QA, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का फॉर्मूला था P बराबर 2QA। तो अगर इस 4 को, ये इस फॉर्मूले में जो 4 आया है, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, तो एक 2QA हमारा क्या बन जाएगा बेटा, P, ठीक है। 2QA क्या बन जाएगा, P। तो उसको यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे लिखा है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR, ठीक है। क्या रख दिया, 2PR। अब ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे आप लोग को पता है कि जो मेरा ये जो डाइपोल है, ये डाइपोल एक तो खुद ही बहुत छोटा अल्प दूरी का होता है, मतलब ये जो 2A है ये अपने आप में बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, और जो R लिया है वो भी क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस है। तो ये क्या हो गया, हम क्या करेंगे कि R जो है R के कंपेयर में बहुत ही बड़ी क्वांटिटी है, लार्ज डिस्टेंस है, तो हम क्या करेंगे, A को यहाँ पे हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। तो ये जो डिनोमिनेटर में हर में जो A आया है हम इसको 0 ले लेंगे। तो 0 ले लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब R की पावर 4 है तो ऊपर R था, R से R की पावर 4 को कैंसिल आउट करोगे तो क्या आ जाएगा, R³। तो यहाँ पे जो अक्षीय स्थिति में एक्सेल पॉइंट पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो आती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/r³, ठीक है। ये बात आ गई समझ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, कई बार एग्जाम्स में आता है, काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इसी पे बेस, ठीक है। तो इसको बहुत ही अच्छे से देख लो, मैं एक बार जल्दी से रिवाइज़ करा देता हूँ। सीधे मैंने एक डाइपोल बनाया, डाइपोल के मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिया, ठीक है। इसकी क्या कहते हैं, -Q से इस P की दूरी कितनी हो जाएगी, r प्लस ए, और प्लस Q चार्ज से इस P की दूरी क्या हो जाएगी, देखो ध्यान से, r माइनस ए। फिर हमने E1 और E2 को कैलकुलेट कर दिया, E1 और E2 को हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया, देखो E1 और E2 का ये फॉर्मूला बन गया। अब इस दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या कर दिया हमने, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, और ए को R की तुलना में हमने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/r³।
ठीक है, ध्यान से पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो स्टे ट्यून विथ अस।